जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले पर है। और ये एक ऐसा मामला है जिसके सतह पर तो एक जमानत की अर्जी दिखती है, लेकिन जैसे ही आप इसे कुरेदना शुरू करती हैं, इसके अंदर से राष्ट्रीय सुरक्षा, अवैध आप्रवासन, हवाला फंडिंग, हाँ, हवाला फंडिंग और हमारी जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर बहुत बड़े सवाल उठने लगते हैं। बिल्कुल। सुनने में तो एक आम जमानत का केस लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। कि किसी ने अग्रिम जमानत मांगी होगी, कोर्ट ने या तो दी होगी या मना कर दिया होगा। लेकिन इस केस की खासियत ये है कि जितना आरोपी के बारे में है, उससे कहीं ज्यादा हमारे सिस्टम के बारे में एक आईना दिखाता है। अच्छा? हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास छुपा है, जिस पर हम आज बात करेंगे। तो चलिए इस पूरे मामले की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि ये कहानी हमें क्या बताती है। सबसे पहले ये मामला क्या है। एक व्यक्ति है अब्दुल गफ्फार और ये उनकी अग्रिम जमानत याचिका से जुड़ा है। जी। अग्रिम जमानत यानी उन्हें डर था कि एजेंसियों ने गिरफ्तार कर सकती है, इसीलिए वो गिरफ्तारी से पहले ही जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे थे। जी, और उन्हें यह डर इसलिए था क्योंकि उन पर आरोप बहुत संगीन थे। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने उन पर इल्जाम लगाया कि वो एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं। कैसा नेटवर्क? एक ऐसा नेटवर्क जो अवैध रूप से भारत में आए बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों को देश के अलग-अलग हिस्सों में बसाने में मदद कर रहा था। ओहो! मतलब ये सिर्फ किसी एक इंसान को पनाह देने जैसा मामला नहीं था। आरोप एक संगठित रैकेट चलाने का था। आरोप तो वाकई गंभीर है, लेकिन अक्सर ऐसे मामलों में निचली अदालतें जमानत खारिज कर देती हैं और हाईकोर्ट से शायद कुछ राहत मिल जाती है। क्या यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ या हाईकोर्ट का नजरिया कुछ अलग था? यहाँ नजरिया बिल्कुल अलग नहीं, बल्कि और भी ज्यादा सख्त था। अच्छा। हाईकोर्ट ने इन आरोपों को देश की सुरक्षा, शांति और सामाजिक सौहार्द के लिए एक बड़ा खतरा माना। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति पी.के. श्रीवास्तव की बेंच ने इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया। उन्होंने विशेष एनआईए अदालत के उस फैसले को सही ठहराया जिसने पहले ही जमानत देने से मना कर दिया था। तो मतलब ये सिर्फ एक अदालत का नजरिया नहीं है, बल्कि जुडिशली कंसिस्टेंट व्यू बन रहा है इस तरह के मामलों पर। ये दिलचस्प है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब निचली अदालत और हाईकोर्ट दोनों एक ही नजरिए से मामले को देख रहे हों, तो इसका मतलब है कि न्यायपालिका इसे एक अकेली घटना की तरह नहीं, बल्कि एक पैटर्न के तौर पर देख रही है। एक ऐसी गतिविधि जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। बिल्कुल, इसीलिए कोर्ट का रुख इतना सख्त था। लेकिन इस तरह का नेटवर्क चलाने के लिए सिर्फ लोग ही नहीं, पैसा भी चाहिए, और बहुत सारा पैसा चाहिए। बहुत सारा? जब जांच हुई तो क्या पैसों के लेन देन को लेकर कुछ सामने आया? कहां से आ रहा था ये सब पैसा? और यही इस मामले की दूसरी बड़ी परत है। सरकारी वकील एस.एन. तिलहरी ने अदालत को बताया कि ये पूरा ऑपरेशन विदेशी फंडिंग पर चल रहा था। विदेशी फंडिंग? हाँ, विदेशों से अवैध तरीकों से पैसा भारत भेजा जा रहा था। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, बल्कि एक लगातार चलने वाला फाइनेंशियल फ्लो था जो इस पूरे नेटवर्क को कह सकते हैं जिंदा रखे हुए था। अवैध तरीके मतलब लेख में क्या इसका कोई विवरण है कि पैसा आ कैसे रहा था? हाँ, दो मुख्य तरीकों का जिक्र है। पहला तो है हवाला लेन देन। हवाला? जी, इसे आप एक तरह का शैडो बैंकिंग सिस्टम समझ सकते हैं, जो ऑफिशियल बैंकिंग चैनल्स को बाईपास करके कैश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। और इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल, और ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। दूसरा तरीका था फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल। अच्छा, फर्जी खाते भी? हाँ, यानी ऐसे अकाउंट्स खोले जाते थे जिनका असली मालिक कोई और होता था, ताकि पैसों के स्रोत और उसकी मंजिल दोनों को छुपाया जा सके। लेकिन ये सिर्फ सरकारी वकील के दावे थे। जांच एजेंसी के पास इसके कोई सबूत भी थे, क्योंकि अदालत में तो सबूत ही मायने रखते हैं। सही कहा। सरकारी वकील ने कोर्ट में दावा किया कि एटीएस के पास इसके पुख्ता सबूत हैं। उन्होंने कहा कि सर्विलांस और दूसरे तकनीकी माध्यमों से उन्होंने याचिकाकर्ता के खिलाफ काफी सबूत इकट्ठे किए हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि एजेंसी सिर्फ शक के आधार पर काम नहीं कर रही थी। मतलब उनके पास कुछ ठोस जानकारी होने का दावा था? जी बिल्कुल। ठीक है, तो पैसा गैर कानूनी तरीके से आ रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल, इस पैसे का इस्तेमाल किस काम के लिए हो रहा था? इसका आखिर मकसद क्या था? और यहीं पर यह मामला और भी गंभीर हो जाता है। इस पैसे का इस्तेमाल इन अवैध अप्रवासियों के लिए झुग्गी झोपड़ियां और घर बनवाने में किया जा रहा था। झुग्गी झोपड़ियां? ये झुग्गी झोपड़ियां और घर बनवाने में किया जा रहा था। झुग्गी झोपड़ियां बनवाने में? जी। अब आप सोचिए, ये किसी की मदद करने जैसा नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। आप अवैध रूप से आए लोगों को भारत के अलग अलग शहरों में स्थायी रूप से बसाने के लिए पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। मतलब आप उन्हें सिर्फ एक छत नहीं दे रहे, बल्कि आप उन्हें समाज में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल।
आप एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जो भविष्य में और भी लोगों को अवैध रूप से आने के लिए आकर्षित कर सकता है। ये तो देश के डेमोग्राफिक संतुलन को प्रभावित करने की कोशिश जैसा लगता है। सही पकड़ा। अदालत ने इसी बात को एक देश विरोधी गतिविधि माना, न कि सिर्फ एक सामान्य अपराध। अब आते हैं कोर्टरूम की दलीलों पर। जब मामला अदालत में पहुंचा तो अब्दुल गफ्फार के वकील ने एक बहुत ही दिलचस्प और चतुराई भरी दलील दी। हाँ। उन्होंने कहा कि एफआईआर 11 अक्टूबर 2023 को दर्ज हुई थी, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। अच्छा। और इसे ही उन्होंने अपने बचाव का मुख्य आधार बनाया। हाँ, और ये क्लासिक लीगल आर्ग्यूमेंट है। उनका तर्क था कि अगर आरोप इतने ही संगीन हैं, अगर मैं देश की सुरक्षा के लिए इतना ही बड़ा खतरा हूं, और एजेंसी के पास सबूत भी हैं। बिल्कुल, और एजेंसी के पास इतने ही पुख्ता सबूत हैं, तो उन्होंने मुझे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उनका कहना था कि गिरफ्तारी में ये देरी ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एजेंसी के पास मेरे खिलाफ कुछ ठोस नहीं है, वो बस हवा में तीर चला रहे हैं। ये सुनने में तो काफी तार्किक लगता है। एक आम इंसान भी सोचेगा कि अगर कोई वाकई खतरनाक अपराधी है तो पुलिस उसे खुला क्यों घूमने देगी? हाँ, लगता तो है। क्या अदालत ने इस तर्क को माना? बिल्कुल भी नहीं। अदालत इस तर्क से बिल्कुल भी सहमत नहीं हुई और इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। क्यों? कोर्ट का क्या कहना था? कोर्ट का कहना था कि जिन अपराधों का आरोप है उनकी प्रकृति बहुत जटिल है। ये किसी एक व्यक्ति का अपराध नहीं, ये एक नेटवर्क है। हाँ, बल्कि एक संगठित नेटवर्क और एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। और ऐसी साजिश की जड़ों तक पहुंचने के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ करना आवश्यक है। तो कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को जांच में हुई देरी से ज्यादा महत्व दिया। हाँ, और कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जांच में लगने वाला समय हमेशा आरोपों की कमजोरी का संकेत नहीं होता, खासकर ऐसे मामलों में। बिल्कुल, खासकर जब मामला एक बड़े और फैले हुए नेटवर्क से जुड़ा हो, तो एक एक कड़ी को जोड़ने में समय लगता है। अदालत ने कहा कि ये जानने के लिए कि पैसा कहां से आ रहा था, इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और उनका असली मकसद क्या है, इसके लिए पूछताछ जरूरी है। हाँ, आरोपी से हिरासत में पूछताछ के बिना जांच आगे नहीं बढ़ सकती। सिर्फ इसलिए कि गिरफ्तारी में देर हुई, अपराध की गंभीरता कम नहीं हो जाती। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी साफ है। गंभीर आरोप, विदेशी फंडिंग और अदालत का सख्त रुख जिसने जमानत देने से मना कर दिया। जी। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक बहुत ही अजीब और चौंकाने वाला मोड़ आता है। मुझे तो ये पढ़कर सबसे ज्यादा हैरानी हुई। मैं समझ सकता हूँ। एक तरफ तो कोर्ट कह रहा है कि मामला देश की सुरक्षा का है, लेकिन दूसरी तरफ वो उसी एजेंसी को डांट लगा रहा है जो इसकी जांच कर रही है। ये क्या हो रहा है? यही इस केस का सबसे विरोधाभासी और कह सकते हैं ध्यान खींचने वाला पहलू है। एक ही फैसले में अदालत दो बातें कह रही है। दो अलग बातें? बिल्कुल। पहली कि आरोप इतने गंभीर हैं कि हम जमानत नहीं दे सकते, और दूसरी कि जिस एजेंसी पर इन गंभीर आरोपों की जांच का जिम्मा है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही। अच्छा। अदालत ने इस बात पर गहरी नाराजगी और असंतोष जताया कि अक्टूबर 2023 में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। लेख में बताया गया है कि अदालत ने जांच एजेंसी के काम करने के तरीके के लिए कुछ बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। वो शब्द क्या थे? उन्होंने एजेंसी के रवैये को लापरवाह और उदासीन बताया, मतलब केयरलेस एंड इंडिफरेंट। ओह, ये तो बहुत कड़े शब्द हैं। अब कानूनी भाषा में ये बहुत भारी शब्द हैं। इसका मतलब है कि कोर्ट सिर्फ ये नहीं कह रहा कि जांच में देरी हुई, वो कह रहा है कि जिस एजेंसी पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है वो इस मामले को लेकर गंभीर ही नहीं है, उसका रवैया ढीला डाला है। ये तो एजेंसी की नीयत पर ही सवाल उठा दिया। बिल्कुल, ये सिर्फ एक प्रक्रियात्मक चूक नहीं बल्कि एजेंसी की नीयत और उसकी पूरी कार्य प्रणाली पर एक सीधा सवाल है। लापरवाह और उदासीन, ये तो किसी भी जांच एजेंसी के लिए बहुत बड़ी फटकार है। लेकिन क्या कोर्ट सिर्फ टिप्पणी करके रुक गया या उन्होंने कोई ठोस कदम भी उठाया? और यही बात इस मामले को और भी गंभीर बना देती है। अदालत सिर्फ फटकार लगाकर नहीं रुकी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कि इस लापरवाही पर ध्यान दिया जाए, एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने निर्देश दिया कि इस आदेश की एक कॉपी राज्य के सबसे बड़े अधिकारियों को भेजी जाए। किन अधिकारियों? यानी मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जब कोर्ट किसी फैसले की कॉपी इतने बड़े अधिकारियों को भेजता है तो इसके असल में मायने क्या होते हैं? क्या बस एक फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पर चली जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। कैसा सिग्नल? जब कोई कोर्ट अपने आदेश की कॉपी सीधे राज्य के प्रशासनिक और पुलिस प्रमुखों को भेजता है तो वो उस मामले को एक कानूनी दायरे से निकालकर प्रशासनिक जवाबदेही के दायरे में ले आता है। मतलब अब अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। हाँ,
इसका मतलब है कि अब डीजीपी को ये जवाब देना होगा कि उनकी एजेंसी ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक मामले में इतनी देरी क्यों की। अब गृह सचिव को ये देखना होगा कि इस तरह की लापरवाही दोबारा ना हो। तो ये एक तरह से पूरे सिस्टम को जगाने की कोशिश है। बिल्कुल, ये कहने की कोशिश है कि इस तरह का रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। के अलावा भी कुछ निर्देश दिए गए थे। हाँ, 2 और अहम निर्देश थे। पहला, अदालत ने एनआईए को अनुमति दी कि अगर उन्हें जरूरी लगे तो वो अब्दुल गफ्फार को गिरफ्तार कर सकते हैं। और दूसरा, याचिकाकर्ता अब्दुल गफ्फार को भी निर्देश दिया गया कि वो 1 हफ्ते के अंदर अपने सारे दस्तावेज और सबूत जांच अधिकारियों को सौंप दें। तो एक तरह से अदालत ने दोनों पक्षों को कहा कि अब इस मामले को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। जी। तो इस पूरी चर्चा से जो तस्वीर उभरती है वो वाकई में किसी एक जमानत याचिका के खारिज होने से कहीं ज्यादा बड़ी और जटिल है। बिल्कुल, ये मामला हमें कई स्तरों पर सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ अवैध आप्रवासन से जुड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा की वास्तविक चिंताएं हैं, जिसमें संगठित नेटवर्क और विदेशी फंडिंग जैसे खतरनाक पहलू शामिल हैं। हाँ, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे कोई भी देश नजरअंदाज नहीं कर सकता। और वहीं दूसरी तरफ ये हमारे अपनी जांच एजेंसियों की जवाबदेही, उनकी क्षमता और उनकी गंभीरता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। जब अदालत को ही कहना पड़े कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में जांच लापरवाह और उदासीन है, तो ये एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। यह सिर्फ एक विरोधाभास नहीं, बल्कि सिस्टम की गहरी खाई को दिखाता है। कैसी खाई? देखिए, अक्सर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कठोर कानून बनाए जाते हैं, जमानत जैसे अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। लेकिन अगर उन मामलों की जांच करने वाली एजेंसियां ही अपना काम गंभीरता और तेजी से नहीं करेंगी, तो फिर उन कठोर कानूनों का क्या फायदा? सही सवाल। तो सवाल उठता है कि क्या हम प्रक्रियात्मक निष्पक्षता से समझौता कर रहे हैं बिना असल में सुरक्षा को मजबूत किए? अदालत की ये टिप्पणी सिर्फ उस एक एजेंसी के लिए नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक चेतावनी है। और अंत में ये पूरी कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब किसी मामले में आरोप देश की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बताए जाते हों, तो उसी मामले की जांच में लापरवाही और उदासीनता के क्या परिणाम हो सकते हैं? ये सवाल सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हमारी पूरी न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति हमारी सामूहिक गंभीरता से जुड़ा हुआ है।